ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। ट्रांसपोर्ट प्लांट में मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन क्या हेडिंग क्या मैंने डलवाई थी? कोई लास्ट क्लास बताओ, लास्ट मुझे टर्म बताओ। ये तो मैंने आपको बता दिया था, कोहेजन, टेंशन या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कैसे काम करती है, बता दिया था ना मैंने। अरे कोई तो बोलो भाई। यस सर, आपने बता दिया। हाँ, ये मैंने बता दिया था। और ठीक है, ओके, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पढ़ाना था, मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ाना था। ठीक, ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम। ठीक, चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो हेडिंग डालेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और सोर्स सिंक थ्योरी, है ना। तो देखो सोर्स और थिंग्स, ये सिंक कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, गटेशन भी तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, बताया था ना गटेशन। अरे तुम लोग याद नहीं रखते यार, गटेशन बताया था। यस सर। हाँ, याद है ना। इतनी देर क्यों लगती है? नोट्स बनाते रहते हो ना, ऐसे नहीं नोट्स ही नहीं बना रहे तुम लोग। सर बना रहे हैं। हाँ, बनाते रहना नोट्स नहीं बनाओगे देखो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो चलो पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको, फिर इसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करने का काम करता हूं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक डायग्राम देता हूं ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम का, और फ्लोएम से ये सोर्स और सिंक थ्योरी कैसे काम करती है। देखो सोर्स वो जगह होती है जहां पर फूड प्रोड्यूस होता है, और सिंक हम उस पार्ट को कहते हैं जहां पर फूड स्टोर होता है। ठीक है, तो सोर्स का मतलब क्या हुआ? सोर्स का मीनिंग हुआ कि जैसे लीव्स जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पे फूड प्रोड्यूस होता है, उन पार्ट को हम सोर्स कहते हैं ना। और ऐसे पार्ट जैसे रूट हो गई या फिर कोई फ्रूट वाला पार्ट हो गया, उनको हम लोग बोलते हैं सिंक पार्ट। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है किसको जाइलम के थ्रू जो ट्रांसलोकेशन होता है। अब आते हैं सोर्स और सिंक थ्योरी, है ना। तो सोर्स सिंक थ्योरी का पहले आप ये डायग्राम देखो, और आपके स्कूल में अगर पूछा जाए, मतलब जिसके जिसके सिलेबस में हो, आई डोंट नो किसके किसके सिलेबस में है आप में से, तो ये भी यही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आप यहाँ पे बात समझ लेते हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ जाए। ठीक है, जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं, ये सब बातें हम लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को क्लियर होगी, है ना। ये जवाब नहीं आया हाँ का। देखो अब फूड तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। अब क्या होता है, सोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई भी सेल जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करती है वो सोर्स की तरह बिहेव करती है, और उसी को हम लोग सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स हमारा यहां पर क्या हो गया, ये जो लीव्स होती हैं दे ऑल आर सोर्स, तो इनको हम सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो सोर्स में फूड किस फॉर्म में बनता है। देखिए हमें ये पता है कि लीफ अगर सोर्स है तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको यही करना है। तो सोर्स में फूड किस फॉर्म में बनता है, कौन बताए? पहले तो आप ही बताओ, फूड किस फॉर्म में बनता है, बोलो। फूड का फॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है भाई? हाँ जी, अरे किसी को नहीं पता, अमेजिंग। देखो फूड का फॉर्मेशन होता है भाई साहब ग्लूकोज के फॉर्म में। अरे यार फोटोसिंथेसिस में फूड ग्लूकोज में तो बनता है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। हाँ बच्चों का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चाइल्डिश टाइप का क्वेश्चन है एकदम। देखो अब ग्लूकोज के फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फूड का बहुत ध्यान से देना, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बच्चे गलती करके आते हैं, बच्चे समझते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं भाई साहब, फूड का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, उसके बाद ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज है मोनोमर, और इसके डाइमर में कन्वर्ट होता है, और डाइमर इसका क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ट्रांसलोकेशन सुक्रोज का होता है। तो सोर्स सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये सोर्स सेल कौन है, सोर्स सेल मीजोफिल सेल है जहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोर्स सेल कुल मिलाकर के ये मीजोफिल सेल है।
जहां पर फूड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर सुक्रोज बन जाती है, सुक्रोज वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि ये सॉल्युबल शुगर है। सुक्रोज बनने के बाद अब क्या होता है, सुक्रोज कंपेनियन सेल इसको सुक्रोज को रिसीव कर लेते हैं या कंपेनियन सेल सुक्रोज को ले लेती हैं, कंपेनियन सेल सुक्रोज को लेती हैं, है ना। अब यहां पर सुक्रोज क्या है, तो ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड, और सुक्रोज क्या है मैंने आपको बताया डाइमर है मतलब डाइसैकेराइड, मैं लिख देता हूं ये एक डाइसैकेराइड। अब क्या हुआ, इस डाइसैकेराइड को, ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब सुक्रोज यहां से मूव करता है, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुक्रोज को कंपेनियन सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंपेनियन सेल में आ जाता है, ठीक है। अब ये कंपेनियन सेल में आने के बाद, है ना, तो सुक्रोज से आता है, सुक्रोज आती है कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल क्या करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको डाल देती हैं कहां पे, फ्लोएम में, है ना। तो फ्लोएम में जाता है और फ्लोएम की कंपेनियन सेल में पहुंच जाता है। अब यहां पर इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सीव ट्यूब में, तो ये आपकी कंपेनियन सेल है और ये आपकी क्या है, ये जो सेल है ये सीव ट्यूब है। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब हमें पता है कि दोनों ही किसका किसका पार्ट है, दोनों ही फ्लोएम का फॉर्म। तो कंपेनियन सेल जब सीव ट्यूब में इसको भेजती है तो यहां पर एटीपी खर्च होते हैं। तो हमें पता है कि एटीपी कब खर्च होते हैं, एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खर्च होते हैं। तो यहां पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये कैसा है, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंपेनियन सेल क्या करती है, सीव ट्यूब में इसको डालती है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग लोडिंग कहते हैं, वी कॉल इट लोडिंग। मैं किसी और कलर से लिखता हूं इसको, इस पार्ट को हम लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग क्या होती है, लोडिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंपेनियन सेल ट्रांसफर सुक्रोज टू सीव ट्यूब बाय द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर, लोडिंग सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे नीट का भी क्वेश्चन बनता है और इससे आपको ये मास फ्लो हाइपोथेसिस भी आपको पता चलती है, ठीक है। अब क्या होता है भाई कि इसे हम लोडिंग कहते हैं, तो लोडिंग हो गई मतलब माल लोड कर दिया गया। जैसे क्या होता है ना, ट्रक्स में अपन लोड करते हैं, तो कहीं मैन्युफैक्चर होता है तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या होता है, मजदूर उसको उठाते हैं और ट्रक में लोड कर देते हैं। लोड करने में मजदूरों को एनर्जी लगती है और ऑनर को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो लोडिंग यहां पे हो गई। अब क्या हुआ, अब ट्रांसपोर्टर लेकर के जाता है कहां तक, जहां माल अनलोड करना है, उतारना है। अब देखो ये तो यहां पर कंसंट्रेशन हाई हो गया, जब हाई कंसंट्रेशन हो गया तो यहां पर जाइलम से वाटर साइड वाली सीव ट्यूब में आ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और यहां पर कैसा हो गया, अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। और हमें पता है ऑस्मोसिस में हाइपो से हाइपर की तरह वाटर का मूवमेंट होता है। अब वाटर का मूवमेंट ज्यादा हो यहां पे हो गया। अब क्या होता है, ये सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में, दूसरे से तीसरे सीव ट्यूब में, तो यहां पर सीव ट्यूब के अंदर जो फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, सीव ट्यूब एलिमेंट में ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। यहां पर कोई एक्टिव नहीं है तो कैसा है, ये पैसिव ट्रांसलोकेशन हो रहा है क्योंकि यहां पे एनर्जी नहीं खर्च हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर फूड आ गया किसके पास, फूड आ गया ऐसी जगह पे सिंक के पास जहां स्टोरेज होना। तो सिंक क्या हो सकता है, मान लिया कि यहाँ पे रूट सेल हो सकती है और ये कोई फ्रूट भी हो सकता है। अब सिंक के पास आ गया, अब सिंक के पास कंपेनियन सेल जब होंगी तो ये कंपेनियन सेल क्या करेंगी, ये कंपेनियन सेल आप फूड को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, सिंक वाले पार्ट में। सिंक वाले पार्ट में अब यहां तक क्या आया, सुक्रोज। अब सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंक में ट्रांसफर हुआ। तो यहां पर जब सुक्रोज से ये सिंक में ट्रांसफर होता है, यहां पर भी तो इसने लोडिंग किया, दैट वाज एक्टिव प्रोसेस। और यहां पर जब अनलोडिंग होती है तो यहां पर भी एटीपी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में। मतलब कि कंपेनियन सेल जब इसको फूड ट्रांसफर करेंगी यहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि भाई साहब यहां एनर्जी खर्च हो चुकी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब एटीपी खर्च होने से एनर्जी यहां चली गई। इसके बाद क्या हुआ, इसको हम प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऊपर हमने कहा था लोडिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनलोडिंग। तो सिंक में अनलोडिंग हो गई, यहां पर सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। स्टार्च इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल होने की वजह से अभी सुक्रोज और वाटर आपस में क्या थे, मिले हुए थे। क्यों, क्योंकि सुक्रोज सॉल्युबल शुगर है, लेकिन जैसे सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट होती है, स्टार्च अनसॉल्युबल शुगर है जिसकी वजह से वाटर
वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वाटर, यहां से वाटर ले लिया जाता है किससे, जाइलम फिर से वाटर को ले लेती है। तो वाटर ने क्या किया, वाटर ने फूड को यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्टर की तरह काम किया, वाटर ने लोड किया, अनलोड किया और भाई अपना फिर से वापस आ गया। ये वैसे जिसे ट्रक काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, वैसे वाटर यहाँ पे। और वाटर क्यों वापस आया, क्योंकि सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च इनसॉल्युबल है, जिसकी वजह से वाटर ने शुगर का साथ छोड़ दिया और वाटर यहाँ पे हाइपोटोनिक हो गया, फिर यहाँ हाइपरटोनिक हो गया, जिसकी वजह से वाटर वापस आ गया। तो वाटर फिर से अपने स्ट्रीम में वापस आ जाता है और फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी को हम लोग सोर्स और सिंक थ्योरी कहते हैं और इसी को हम लोग मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस, इसी को हम लोग कहते हैं सोर्स एंड सिंक थ्योरी। क्लियर है क्या? Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आप इसको नोट कर लीजिए, मुझे एक सेकंड दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। गिव मी जस्ट वन सेकंड। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को? कमाल, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं है? चलो, तो इसको आप नोट करना स्टार्ट करो, है ना? तो आप इसको नोट करिए। क्या मास फ्लो हाइपोथेसिस इसी को बोलते हैं, इसी को सोर्स एंड सिंक थ्योरी बोलते हैं, है ना? और ये दोनों क्या एक्सप्लेन करते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। सोर्स और सिंक थ्योरी इसी चीज को एक्सप्लेन करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, नोट करो। फर्स्ट, it is the long distance, it is the long distance movement of organic substance, it is the long distance movement of, it is the long distance movement of organic substance from source or supply end, from source or supply end, that is the region of manufacturing, to the region of utilization, region of utilization or sink, region of utilization or sink, full stop। एक पॉइंट लिखो इसी में, बट द सोर्स एंड सिंक में रिवर्स, but the source and sink may reverse depending on season or need of plant। कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का जो मैंने दूसरी लाइन लिखवाई? सर एक बार फिर से बताना। हाँ, फिर से बताना सर, लाइन लास्ट की, डिपेंडिंग ऑन। but the source and sink may reversed depending on season or need of plant। बताओ भाई लास्ट लाइन का। अरे यार कुछ तो दिमाग लगाओ।
भाई मेरे, अभी अभी ले लेते करंट सीजन। तो करंट अभी रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन चलने के बाद फिर विंटर्स आएंगे। तो अभी भी क्या हो रहा है, अभी से लेकर के विंटर तक लीव्स फूड बना रही है, उसको रूट में स्टोर कर रही है। विंटर के बाद ऑटम सीजन आएगा और ऑटम में क्या होगा, पत्तियां गिर जाएंगी, डिफोलिएशन हो जाएगा, लीफ विद लाइक प्लांट विल बिकम विदाउट लीव्स। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes. sir. अब भाई साहब, जब पत्तियां बची नहीं, सोर्स बचा नहीं, तो अब क्या होगा, अब अपर पार्ट जो है, स्टेम का अपर वाला पार्ट है, उसको फूड कौन दे देगा? वो तो नॉन ग्रीन पार्ट है। तो लार्जर ट्री में ऑटम के टाइम में अब जहां फूड स्टोर है वहां से जाएगा जहां रिक्वायर्ड है। तो अब ऑटम के सीजन में रूट जिन्होंने ऑलरेडी फूड स्टोर कर रहा है, अब वो सोर्स हो जाएंगी और कहां पे, स्टेम के वो पार्ट जहां पे फूड रिक्वायर है वो सिंक हो जाएंगे। तो सोर्स और सिंक रिवर्स हो गया कि नहीं? नॉर्मल सीजन में लीव्स वाला पार्ट जो है वो सोर्स है और रूट सिंक है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में जब लीव्स नहीं बची तो रूट क्या हो गया, सोर्स हो गया, और अपर पार्ट क्या हो गया, सिंक हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये इस लाइनिंग का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब कई बार क्वेश्चन में स्कूल वाले पूछ रहे थे मंच हाइपोथेसिस लिखिए, है ना? तो मंच एक साइंटिस्ट था जिसने मास फ्लो हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, चलिए नोट करिए। दिस थ्योरी मास फ्लो, ऐसे लिखो, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो, मास फ्लो और प्रेशर फ्लो hypothesis was put forward by Munch. प्रेशर फ्लो, इसी को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस was put forward by Munch in 1927. ठीक है, he concluded that organic substance move from region of high osmotic pressure to region of low osmotic pressure. Move from region of high osmotic pressure to region of low osmotic pressure. ठीक है, in this transport, full stop, in this transport, development of pressure gradient takes place. Full stop. The process of mass flow is following. अब आपको जो मैं लिखवाऊं वो आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना, बुलेट के फॉर्म में लिखते आना, है ना? ये स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस लिखवाता हूं, लोडिंग की, अनलोडिंग की। ठीक है ना, नोट करो। फर्स्ट पॉइंट, formation of food takes place in the form of glucose. Sir, Formation of food takes place in the form of glucose. formation of Food takes place in the form of glucose at mesophyll cell. At mesophyll cells. Full stop. इसी में लिखेंगे, it is converted in form of sucrose. It is converted
in form of sucrose, which is a disaccharide. Full stop. Next point. Sucrose moves to companion cell by passive process. Due to pressure gradient. Full stop. Next point. Companion cell transport sucrose. Companion cell transport sucrose to sieve tube. Full stop. इसी में लिखेंगे transport takes place by the expense of ATP. Transport takes place by the expense of ATP. Transport takes place by the expense of ATP. Expense of ATP. This is an active transport, and we call this process loading of food. Full stop. Next point. Due to loading, the cell become hypertonic. Hence, water starts moving from nearby xylem. Hence, water start moving from nearby xylem to the sieve tube cells. Full stop. From one sieve tube to another sieve tube, from one sieve tube to another sieve tube, from one sieve tube to another sieve tube, food is translocated by pressure gradient. Full stop. Next point. At sink, food is transferred by nearby. At sink, food is transferred by nearby companion cell. Full stop. Companion cell unload food by active process. Companion cell unload food by active process. That is
at expense of, that is at expense of ATP. That is at expense of ATP. Full stop. इसी में लिखेंगे at sink food is converted into insoluble starch. Next point. Due to formation of starch, water is released and it again comes back to xylem after unloading. Full stop. That's it. So this was the complete mass flow hypothesis of Munch और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम जिसको हम कहते हैं. दैट्स इट. तो एक बार चेक कीजिए इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन फैक्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट, ट्रांसलोकेशन इन प्लांट. तो आप देखिए अगर कहीं पे आपको कोई पॉइंट, कहीं पे कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो पूछिए. सब लोग देखिए भाई, कहीं पे किसी को कोई डाउट लगता हो, कोई कंफ्यूजन हो पूछिए. Feel free to ask any doubt. बताएं भाई. अरे ओके. तो हम लोग सभी टॉपिक, सभी चैप्टर, सभी चीजें वो कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं. स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, वरना फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अब चलेंगे. अगला वाला चैप्टर बहुत ही बकवास टाइप का चैप्टर है, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो कुछ कर नहीं सकते, हम लोगों को करना ही पड़ेगा. बताओ भाई, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे फिर मूव करते हैं हम लोग. चलो, मिनरल न्यूट्रिशन. बहुत ही बकवास चैप्टर है, बट इससे भाई आता भी है ना, और इससे काफी कुछ आता है. तो पहले पढ़ लिया जाए माइक्रो एलिमेंट क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट, फिर आगे की कहानी समझते हैं. तो हेडिंग डालेंगे मिनरल न्यूट्रिशन. तो मिनरल न्यूट्रिशन देख लेते हैं. देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और किसकी देखो मेनली मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं. मिनरल न्यूट्रिशन, हाँ, तो मेनली देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. मिनरल न्यूट्रिशन में अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नोड्यूल फॉर्मेशन एक इसका आपके टॉपिक है. नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है वो प्रोसेस पूछी जाती है ना. एक तो इससे क्वेश्चन आता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बनता है. अच्छा, टॉक्सिसिटी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में. ऑलरेडी नीट में टॉक्सिसिटी से क्वेश्चन आया है. किसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है. वो मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा, आपको उसी से करना होगा. और दूसरा क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो प्रोसेस है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, इससे क्वेश्चन आता है. तो आपके स्कूल के लिए नोड्यूल फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी टॉक्सिसिटी पूछी जा सकती है. और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं. नीट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्टिकुलर माइक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है ना. दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल है या नहीं है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि क्या क्राइटेरिया है। इतने सारे 108 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से 90 के आसपास नेचुरल होंगे। तो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है वो प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्राइटेरिया, हेडिंग है एक मिनट। criteria for essentiality of an element। ठीक है, क्राइटेरिया लिखिए, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितना ज्यादा एसेंशियल है, कितना एसेंशियल नहीं है, इसका क्या क्राइटेरिया है, ये चीज हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी एलिमेंट के एसेंशियल होने का। ठीक है, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेगा कि क्या क्राइटेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला नोट कीजिए फर्स्ट। It is indispensable for plant growth. It is indispensable for plant growth. पहला क्राइटेरिया, मतलब कि इसके बिना प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ प्लांट की नहीं हो पाएगी। मतलब ये प्लांट की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता हो। तो पहला है, फर्स्ट इज दैट इज इट इज indispensable फॉर प्लांट ग्रोथ। Second, the element is directly involved, not indirectly. Element is directly involved in the metabolism of plant. Directly involved in the metabolism of plant. Third point, plant is unable to complete its vegetative or reproductive phase. Plant is unable to complete its vegetative or reproductive phase in absence of this element। मतलब कि कोई भी प्लांट अपनी वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव मतलब लाइफ साइकिल, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये दोनों चीजें इस एलिमेंट की एब्सेंस में वो कैरी ऑन नहीं कर सकती, कंप्लीट नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ जाएगी, पॉलन का फॉर्मेशन नहीं होगा, गाइनोशियम के एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, सीड वायबल नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट फोर्थ, the element cannot be replaced by other element. The element cannot be replaced by other element. आप सोचो कि कॉपर की जगह मैग्नीशियम से काम चल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, तभी वो एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्सेंस or deficiency, the absence, fifth point है, the absence or deficiency of element, the absence or deficiency of element causes the absence or, okay Ayushi, the absence or deficiency of element, the absence or deficiency of element produces disorder. Next point, एक 6 point है, the element alone can correct the disorder produced by its absence or deficiency. मतलब कि अगर आयरन की एब्सेंस या डेफिशिएंसी की वजह से कोई भी डिमेरिट या किसी भी तरह के डेवलपमेंट में कोई डिसऑर्डर हुआ है, तो उस डिसऑर्डर को रिकरेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें आयरन की सप्लाई की जाए। दैट इज द 6 पॉइंट। क्लियर? 6 पॉइंट क्लियर है सबको? ऑल 6 पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, 17 एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी essential. 17 element have been found to be essential. इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, इस डेफिनेशन के बेसिस पे 17 एलिमेंट को डिमार्केट किया गया, वो एसेंशियल। अब वो 17 कौन से हैं? सब एनसीईआरटी में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, नहीं सॉरी, मोलिब्डेनम, मैग्नीज होगा, मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम भी है, कॉपर आएगा इसके पहले, कॉपर, जिंक, देन मोलिब्डेनम, देन क्लोराइड एंड निकल। ये हो गए 17 एलिमेंट। इनको हम एसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। इनके बिना प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट नहीं कर सकता, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट नहीं करता, वगैरह वगैरह, जितने मैंने 6 पॉइंट। क्लियर भाई? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें से क्या है ना, कुछ मैक्रो एलिमेंट है, कुछ माइक्रो एलिमेंट। मतलब मैक्रो जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली प्लांट की बॉडी में ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब वो कम अमाउंट में प्लांट के ड्राई मास में अवेलेबल होंगे। देखो जब भी मैं कभी बायोलॉजी में यूज करूंगी ड्राई मास, तो ड्राई मास का मतलब होता है अगर 10 किलोग्राम का कोई प्लांट का पार्ट मेरे पास है, तो 10 किलोग्राम उसका मास है, उसका वेजिटेटिव मास है, उसका वेट मास है, उसका ड्राई मास नहीं है। ड्राई मास के लिए मैं क्या करूंगा कि उस प्लांट में जितना भी वाटर होगा उसको डिहाइड्रेट कर दूंगा, दैट इज ड्राई मास। तो ड्राई मास मतलब डिहाइड्रेटेड पार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो ड्राई मास की हम लोग बात करते हैं, नोट करेंगे। द एसेंशियल एलिमेंट्स can be divided into two categories. The essential element can be divided into two categories. First, macro element. नोट करेंगे।
they are required, they are or they are present, ऐसे देखो, they are present in excess of 10, they are present in excess of 10 millimole, 10 millimole, 10 millimole per kilogram or 1 to 10 milligram per gram of dry matter of plant. तो अगर कोई भी एलिमेंट 10 मोल पर केजी मौजूद है प्लांट में, या फिर 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम प्लांट के ड्राई वेट में मौजूद है, तो हम उसे मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में रखें। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट्स आर यूजुअली involved in synthesis of organic molecule. Could you please repeat? Macro elements are usually involved in synthesis of organic molecule, and they help in development of osmotic potential. They are 9 in number. Full stop. They are 9 in number. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphate, potassium, sulfur, magnesium, and calcium. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे 96% ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 96% ऑफ ड्राई मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे इसको। 96% ऑफ ड्राई मैटर इज फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट का 96% पार्ट इसी से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? Yes. एक नोट करके नीचे लिखेंगे, देखो आयरन को बाद में खोजा है ना, किसके? माइक्रो एलिमेंट की डेफिनेशन बनाने के बाद, एक कैटेगरी डिराइव करने के बाद आयरन की डिस्कवरी बाद में, लेकिन इसको फिर बाद में इंक्लूड कर दिया गया, ये भी माइक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में आता है। नोट करो, नीचे नोट करेंगे, नोट आयरन occur in less than 1 milligram per gram. Full stop. However, its essentiality was discovered in later phases, in later stage. However, its essentiality was discovered in later stage. Full stop. It is often regarded as micro element. It is often regarded as macro element on the basis of its utility.
तो अगर मास का क्राइटेरिया देखा जाए तो ये माइक्रो में आता है, लेकिन अगर इसका यूज देखा जाए तो ये माइक्रो में आता है। ठीक है, तो अक्सर आयरन को भी मैक्रो एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ये सब 9 एलिमेंट स्टेब्लिश करना है। माइक्रो है, मैक्रो में आएगा। ये मैंने वो बोला ना कि अब ये डिपेंड करता है, अगर इसेंशियलिटी की बात की जाए कि इसेंशियलिटी, तो ये आएगा मैक्रो में। अगर मास वाला क्राइटेरिया ले लोगे आप, तो 1 to 10 mg मास होना चाहिए मैक्रो का, इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए मैंने नोट करके लिखवा दिया नीचे। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली रखते हैं माइक्रो में, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन दिया हो, ये लिखवाने के पीछे पर्पज है कि अगर कभी क्वेश्चन दिया हो कि इसेंशियलिटी के बेसिस पे किसको माइक्रो में रख सकते हैं, तो आयरन ही उसका आंसर। ठीक है, यस नीट के एंगल से आपको क्लियर कर दिया है ना। ये वैसे ही सीन है जैसे आप फिजिक्स में करंट को पढ़ते हो कि वेक्टर है या स्केलर, ये वैसे ही यहां पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट, तो माइक्रो की डेफिनेशन नोट कर लिया जाए, नोट करिए। दे आर दोज एसेंशियल एलिमेंट, they are those essential elements which is required by plant, which is required by plant in small amount, which is required by plant in small amount. Full stop. The amount should be less than, the amount should be less than 10 millimole. The amount should be less than 10 millimole per kg or 1 milligram per gram of dry matter. One, just hold on. One, please give me 1 second. राइट, तो इसके भी लिख लीजिए कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट है। दे आर 8 इन नंबर, दे आर 8 इन नंबर। आयरन, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड एंड निकल। ठीक है, क्लियर है भाई। मैक्रो माइक्रो का क्राइटेरिया समझ में आ गया, याद रखिएगा। लेकिन इनमें से कौन माइक्रो, देखो यहाँ पे आपको रट्टा थोड़ा सा मारना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपको रट्टा पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, है ना, इधर रट्टा ही मारना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये तो माइक्रो और माइक्रो का क्राइटेरिया हो गया कौन होते हैं। और एक चीज और बताता हूँ। अब इसके बाद डेफिशिएंसी का मैं आपको एक एसेंशियलिटी मैंने आपको बता ही दिया, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। और ठीक है, टॉक्सिसिटी बाद में बताऊंगा। अब हाँ समझिए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है। बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या चीज है। कोई पहले मुझे बताएगा व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? सबको पता होगा वैसे। सर वो वाटर के रूट में पानी, नहीं, वाटर के रूट में, नहीं प्लांट्स के रूट में पानी, हाँ प्लांट के रूट ड्रॉप में, बाय ड्रॉप।
और कोई बताएगा? प्लांट के रूट में पानी डालकर क्या करना? तो याद नहीं है ढंग से, एक क्लास में इसका। चलो गुड अटेम्प्ट। चलो और कौन बताएगा? चलो भैया अटेम्प्ट लो, दैट इज गुड थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अटेम्प्ट, पार्टिसिपेट करना। आपसे पूछूं तो आप इंटरेक्ट करो, रिप्लाई करो भाई। गलती तो करोगे, उसमें क्या होगा? कौन सा पेनाल्टी लगनी है यार? ऐसे थोड़े ना कि पेनाल्टी लगने की मतलब तुम्हारे अकाउंट से डॉलर डिडक्ट हो रहे होंगे बोलने में अगर गलत बताओगे। ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल हु रिप्लाई। गलत सही कुछ भी होगा। अब तुम्हें सब कुछ आता होता तो पढ़ने की जरूरत क्या थी मुझसे, है कि नहीं? इसलिए बताओ, मैं पूछूं अगर हाइड्रोपोनिक्स पता होना चाहिए यार, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है और बहुत कॉमन सी चीज है यहाँ पे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है देखो। हाइड्रोपोनिक क्या है कि बहुत सारी जगह आप देखोगे कि सॉइल है ही नहीं या सॉइल फर्टाइल नहीं है। ये बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि हम ऑर्नामेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। उनको हम एक बिना सॉइल के, किसी कुल मिलाकर के बिना सॉइल के किसी भी प्लांट को किसी भी पर्पस के लिए ग्रो करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं कि जितने भी प्लांट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए और इसेंशियल मिनरल एलिमेंट चाहिए। वो जितने भी इसेंशियल मिनरल एलिमेंट है उनको हम क्या करते हैं, इसेंशियल एलिमेंट सब डाल देते हैं, ठीक है। और इसेंशियल एलिमेंट के साथ में यहाँ पे प्लस क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं। और प्लांट को सॉइल से क्या चाहिए, सॉइल से क्या चाहिए, यही तो चाहिए और क्या चाहिए, बाकी सॉइल से कुछ थोड़ा चाहिए, दूसरा सपोर्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं और डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वाटर में हम प्लांट ग्रो करते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोपोनिक्स है। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनको हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इससे फायदा क्या हो सकता है? इससे बहुत फायदा है। हम वो हाइड्रोपोनिक्स में हमें जमीन तो अब लिमिटेड है। मेन चीज क्या है ना, लिमिटेड है। शहरों में तो बिल्कुल बची नहीं है, अब रहने के लिए नहीं बची। तो आप सब्जी कैसे उगाओगे? हाइड्रोपोनिक्स इज द वे जिसमें हम बिना लैंड सॉइल को यूज किए हैं वे ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा बेटर तरह से ग्रो कर सकते हैं, है ना? नोट कर लो। Solution culture is being used. Solution culture is being used for raising flower and vegetable. Solution culture is being used. Solution culture is being used for raising flower and vegetable at home. Flower and vegetable at home. Full stop. This soilless production of plant, this soilless production of plant is called hydroponics. Full stop. Next point लिखेंगे. Plants are raised in a small tank of plant are raised in a small tank of concrete or metal. Small tank of concrete or metal. The upper covering has support for plant. Okay, next one. The hydroponic is useful in those area. The hydroponic is useful in those area where soil is thin or infertile. Soil is thin or infertile. Full stop. They conserve water. They conserve water. They conserve water. Full stop. Additionally, hydroponic
can regulate. Additionally, hydroponic can regulate pH and can also avoid the problem of pathogen and disease as well. ठीक है, पैथोजन एंड डिजीज एज वेल। तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ हाइड्रोपोनिक की। देखो, ये है हाइड्रोपोनिक। देखो आर्टिफिशियल लाइट में कितने सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और ये अपर वाला जो पार्ट है ना, ऊपर से दिखाई दे रहा है स्टैंड टाइप के, ये सपोर्टर लगे हुए हैं, ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। नीचे वाले ये जो आपको वाटर टैप जैसे दिखाई दे रहा है, इनसे हम लोग वो मिनरल न्यूट्रिशन क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। इससे हम कहीं पे भी कैसे भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोपोनिक, सॉइललेस मेथड। नॉर्मली वैसे हालांकि एग्रीकल्चर में भी अब यूज किया जाने लगा है, और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे इसको यूज किया जाने लगा है हाइड्रोपोनिक्स को। बहुत सारे एसेंशियल प्लांट्स होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, वो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नॉर्थ इंडिया मेडिसिनल प्लांट है, और वो नॉर्थ इंडिया में नहीं ग्रो कर सकते, हमें उनको ग्रो करना है, हाइड्रोपोनिक्स से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब एक चीज और, अब देखो एक ये आप एनसीईआरटी के थ्रू जाने से अच्छा मैं आपको एक आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, और वो मैं निष्कर्ष जी को दे दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी एलिमेंट की एसेंशियलिटी और जो उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं वो सब आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो एक साथ ही मिल जाएंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओपन करने दो मुझे। देखो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। देखो ये क्या है कि इसमें ये टेबल है, इस टेबल में यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं, उनके फंक्शन दिए हुए हैं और डेफिशिएंसी सिम्टम, और यहाँ पर जो आपको बोल्ड लेटर में दिया गया है ये क्या है कि ये क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो सबसे पहले एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, बोल्ड में दिया है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रोटोप्लाज्म के पार्ट को बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन गवर्न पीएच, ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन का कौन ऐसे रिसीव करने का काम करते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब अभी प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ। तो ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, स्टोरेज, फूड वगैरह वगैरह सब काम करते हैं। डेफिशिएंसी, नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट अकर एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट। तो मेन चीज है कि 96% हमने पढ़ा यही कवर करते हैं। तो अगर ये एलिमेंट डेफिशिएंट होंगे तो प्लांट नॉर्मली ग्रोथ ही नहीं करता। ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। तो भाई नाइट्रोजन एमिनो एसिड का कंपोनेंट है ना, तो मेन पार्ट है नाइट्रोजन एमिनो एसिड का, तो बिना इसके एमिनो एसिड नहीं बनेंगे। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस, विटामिन, हार्मोन, कोएंजाइम को सपोर्ट करने का काम करते हैं, एंड क्लोरोफिल फॉर्मेशन, है ना। तो ये सब चीजों के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट। अगर नाइट्रोजन नहीं है प्लांट में तो क्या होगा, स्टंट ग्रोथ,
मतलब जो प्लांट की हाइट जितनी होती है उतनी नहीं होगी, ग्रोथ छोटा हो जाएगा प्लांट। लेट फ्लावरिंग होगी। क्लोरोसिस दैट अपीयर्स फर्स्ट और ओल्डर लीफ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो दूसरी लाइन है ये एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। क्लोरोसिस दैट अपीयर्स फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स एंड प्री मैच्योर लीफ। अब क्लोरोसिस क्या होती है? पत्तियां जो होती हैं वो येलो होने लगती हैं, है ना, तो पहले पुरानी पत्तियां होंगी और लीफ फॉल, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही पत्तियां गिर जाएं, डिफोलिएट हो जाए। फॉस्फोरस आ जाते हैं, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। एक मिनट हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली क्लोरोसिस प्रोसेस होती कैसे। बहुत सारे इसमें चीजें हैं जो आपको, जिनको कि आपको महसूस नहीं होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो क्लोरोसिस आपको मैंने बता तो दिया, मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्लोरोसिस क्या होती है। अ, मैं सोच रहा हूँ क्लोरोसिस नेक्रोसिस कहीं एक साथ मिल जाए। एक सेकंड दीजिए, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्लोरोसिस में आपको दिखाना चाह रहा था मेनली, देखो देखो यहाँ पर क्या है, सबका दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा कि भाई, ये देखिए, हमने अभी पढ़ा कि कौन सा पढ़े थे, हमने पढ़ा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, मैं आपको बता रहा था। तो मैं आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी बता रहा था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर वॉल्यूम कॉपर पोटेशियम कहा गया, ये देखो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में ये नीचे वाली जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही ना, ये येलो येलो दिखाई दे रही है ना। तो उसने कहा कि जो ओल्डर लीफ होंगे उनमें क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि वो वेन के आसपास का जो एरिया होगा वो येलो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस पहले ओल्डर लीव्स में। अच्छा देखो, इस डायग्राम में दिया हुआ है
कि किसकी डेफिशिएंसी ओल्ड लीव्स में दिखाई देगी और किसकी डेफिशिएंसी न्यू लीव्स में दिखाई देगी। देखो मैग्नीशियम, फॉस्फेट, मोलिब्डेनम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये नॉर्मल लीव्स हो गई नीचे वाली, है ना। पोटेशियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, ये सब आपको ओल्डर लीव्स में दिखाई देंगी। ऊपर की तरफ आप देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे टॉप पे दिखाई देगी, है ना। आयरन की डेफिशिएंसी नई लीव्स में दिखाई देगी, बोरॉन की, मोलिब्डेनम की, सल्फर की, कॉपर की, ये सब न्यू लीव्स में दिखाई देंगे। ठीक है, सिम्टम कहाँ कहाँ पे दिखाई देंगे, ओल्ड में कौन सी दिखाई देंगे, न्यू पे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये लीव्स येलो हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, यस Next. सर। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी थी हमारी, ये देखो। अब आ जाते हैं फास्फोरस की रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अगेन डीएनए और आरएनए। फॉस्फोलिपिड्स, है ना, हम पढ़ चुके हैं फॉस्फोलिपिड क्या होता है, एटीपी, है ना। एनएडी और एनएडीपी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। एनएडी और एनएडीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी ही है। ये भी क्या करते हैं, ये को फैक्टर हैं और ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जब तक हम लोग रेस्पिरेशन नहीं पढ़ते तब तक शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक एनएडी जब एनएडी, एनएडीएच और एफएडी, ठीक है, एक एनएडी अगर ब्रेक होगा या एनएडीएच जो होता है वो ब्रेक होगा तो वो 3 एटीपी के बराबर एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। एनएडी एटीपी से ज्यादा पावरफुल एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो 1 एनएडी इज इक्वल टू 3 एटीपी, इतना आप तब तक के लिए समझ लीजिए, ठीक है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसका ज्यादा डिटेल में अभी हम लोग जब रेस्पिरेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। पुअर ग्रोथ स्पेशली ऑफ रूट्स, तो फास्फोरस नहीं होगा तो रूट की ग्रोथ पुअर होगी। लीव्स अपीयर डल ग्रीन, हल्की ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, है ना। ऑफन लीड्स टू प्री मैच्योर लीफ फॉल, नॉर्मली क्या होगा इसमें भी प्री मैच्योर, तो देखो ऊपर और नीचे वाले में सिमिलरिटी क्या है, प्री मैच्योर लीफ फॉल होगा। एंड डिलेड इन फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग लेट से होगी, नॉर्मल टाइम से लेट से फ्लावरिंग। पोटेशियम एक्टिवेट अबाउट 40 एंजाइम, तो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने, एसोसिएटेड विद सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनायन कैटायन बैलेंस, तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। ब्रिंग्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, सोडियम और पोटेशियम पंप की वजह से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। कॉमन इन सेल सैप इन प्लांट वैक्यूल्स एंड हेल्प इन टर्जिडिटी ऑफ सेल, वही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल का मेंटेन करता है जिससे कि वाटर अंदर आता है और सेल टर्जिड या फूली हुई बनी होती है, राइट। अगर ये ना हो तो क्या होगा, स्टंट ग्रोथ होगी। येलो एंड श्रिवल्ड लीफ मार्जिन, लीफ के जो किनारे वाले पार्ट होंगे वो कैसे होंगे, सिकुड़े होंगे, श्रिवल होंगे, सिकुड़े होंगे, और किनारे वाला जो मार्जिन होगा वो येलो हो जाएगा। मॉटल्ड इंटरवेनल क्लोरोसिस, अब क्या होगा, इंटरवेनल मतलब कि वेन्स के अंदर की तरफ वाला जो पार्ट होगा उस वाले पार्ट में क्लोरोसिस दिखाई देगी। फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीव्स एंड प्रीमैच्योर डेथ, तो पहले क्लोरोसिस आपको ओल्डर लीफ में दिखाई देगी और मैच्योर होने से पहले लीव्स क्या होंगी, मर जाएंगी। कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट इस मिडिल लैमेला, हमको पता है मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, हमने डिटेल में पढ़ा है। सेल वॉल दैट जॉइंस, हाँ तो ये मिडिल लैमेला हमको पता है। एक्टिवेट एंजाइम नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, है ना। रूट और शूट टिप में ये मेरिस्टेमेटिक स्टेम को सबसे पहले पाया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, मैं बताता हूँ। कैल्शियम का सबसे पहले इंपैक्ट कहां पड़ेगा, ये क्वेश्चन था नीट का। आंसर इसका सीधे सीधे होगा, जहां पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाएंगी वहां पे कैल्शियम का क्या होगा, सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल को अपने फंक्शनलिटी को डिवाइड करने के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा एसेंशियल है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी सबसे पहले कहां पे दिखाई देगी, मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स में दिखाई देगी, जहां पर मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे दिखाई देगी, राइट। ओके, नेक्रोसिस जानते हो, कोई बताएगा व्हाट इज नेक्रोसिस? क्लोरोसिस तो मैंने आपको बता दिया। कर्लिंग ऑफ लीव्स मतलब लीफ कर्ल हो जाएंगे, कोई बताओ नेक्रोसिस भाई। अरे बहुत बेसिक चीज है भाई, नेक्रोसिस नहीं पता, वेरी बैड यार। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, नेक्रोसिस टर्म मतलब ये सब टर्म याद रखिएगा, बायोलॉजी के टर्म है। देखो क्या होता है कि हमारा ये नेल से है ना, तो ये नेल वाला पार्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद कैमरे में, क्योंकि मेरा कैमरा काफी दूर। तो देखो क्या है कि ये नेल वाला पार्ट है, तो जहां तक दिखाई दे रहा हो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेल्स जब चलो हुआ तो आपको भी पता होगा,
तो नेल्स में यहाँ पर यहाँ तक वाला पार्ट लिविंग है, जहां तक रेड रेड दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटा सा ये पार्ट वाला जहाँ पे नेल्स क्या होंगे, डेड हो गए हैं। आप इनको क्या करते हो, ये बड़े हो जाते हैं तो इनको अपन क्या करते हैं, कट करके निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं दिस इज द नेक्रोसिस ऑफ व्हाट टिश्यूज, मतलब कि ग्रोथ के बाद ये पार्ट जो हमारे ये फिंगर वाले टो वाले पार्ट से बाहर निकल जाता है, या ये फिंगर टिप वाले पार्ट से बाहर निकल जाता है, ये इनकी सेल्स की डेथ हो जाती है। तो नेक्रोसिस, नोट करो, नेक्रोसिस इज टिश्यू डेथ, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है। नेक्रोसिस मींस टिश्यू डेथ, टिश्यूज की डेथ हो जाती है। मैग्नीशियम फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें पता है क्लोरोफिल बनाने का काम करता है ना। एक्टिवेट एंजाइम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एसेंशियल फॉर बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के दोनों कंपोनेंट को जोड़ने के लिए काम करता है। मैग्नीशियम ब्रिज हम जिन्हें कहते हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं जब मैं राइबोसोम पढ़ा रहा था आपको, अगर आपने नहीं याद है तो बहुत गड़बड़ बात है। मैग्नीशियम ब्रिज याद है, कोई हाँ ना ही नहीं बोलता है। मैग्नीशियम ब्रिज याद है ना, हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा था। राइबोसोम के देखिएगा जाकर के, मैंने लिखवाया था कि बोथ ऑफ द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम दे आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस इनसाइड न्यूक्लियस एंड दे असेंबल आउट ऑफ न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। Yes, sir. सिम्टम वही इंटरवेनल क्लोरोसिस, पर्पल एंथोरायनिन पिगमेंट, है ना, मतलब पर्पल पर्पल पिगमेंट दिखाई देगा वहां पे, स्पेशली ओडर लीव्स, पर्पल छीट जैसे पड़े होंगे, स्पॉट्स पड़े होंगे। क्लोरेटिक एरिया में टर्न नेक्रोटिक, मतलब जहां क्लोरोसिस होगी, जहां पीला होगा वहीं पे टिश्यूज की डेथ भी दिखाई देगी। रिड्यूस ग्रोथ। सल्फर कॉन्स्टिट्यूट अमीनो एसिड, सिस्टीन, मिथ्योनिन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड के नाम है, इनको बनाने का काम करता है। प्रेजेंट इन विटामिन, है ना, कोएंजाइम्स, इंक्रीज रूट डेवलपमेंट, है ना, इंक्रीज द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम, जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, अभी हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल कैसे बनते हैं। क्लोरोसिस लाइक नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से मैच करता रहेगा, स्टन ग्रोथ होगी, कर्ल लीव्स कर्ल हो जाएंगी, लेस जूस कंटेंट होगा। सिट्रस फ्रूट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिट्रस फ्रूट में लेस जूस कंटेंट किसकी वजह से होता है, नीट का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिड्यूस नोड्यूल फॉर्मेशन, मैं आपको बताते जा रहा हूं कहां का नीट से क्वेश्चन आए हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या पूछा जा सकता है। आयरन डेफिशिएंसी, नीड फॉर द सिंथेसिस ऑफ chloroplast protein and so affect the chlorophyll and carotenoid synthesis as constitute फेरिडॉक्सिन साइटोक्रोम। अब ये मैं आपको बताऊंगा फेरिडॉक्सिन क्या होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है ना, आपको बाद में अभी इस चैप्टर के बाद जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा एनएडी क्या होता है, एनएडीपीएच क्या होता है, एफएडी क्या होता है, एफईडीएच क्या होता है, और ये क्या बोलते हैं फेरिडॉक्सिन क्या होता है, साइटोक्रोम क्या होते हैं, सब आपको पता लगेगा। वही इंटरवेनल क्लोरोसिस पर्टिकुलरली इन यंग लिप्स। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, आयरन की डेफिशिएंसी यंग लिप्स में दिखाई देगी, क्लोरोसिस यंग लिप्स में होगी। मे बी लोकलाइज, मतलब हो सकता है पर्टिकुलर किसी पार्ट पे हो, किसी पर्टिकुलर लीफ में हो, और या पर्टिकुलर ब्रांच में हो। ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है ना, तो उसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग है लिमिटेड मोबिलिटी। ठीक है, उसका आंसर है ये आयरन, मैंगनीज। activate enzyme respiration, photosynthesis and nitrogen metabolism, component for oxygen evolving complex। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मतलब ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज करने वाला एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कॉजेज ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट, ये क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन है। स्पॉट डिसीज, आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कई बार मिलेगा कि ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट, तो क्या होता है, ओट्स का जो लीफ होती है उसमें ग्रे ग्रे करके स्पॉट पड़े होते हैं, है ना, इसको हम स्पॉट डिजीज कहते हैं। ठीक है, और पी में भी यही डिजीज होती है। ये क्वेश्चन ये मैग्नीज की वजह से होता है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को बनाने के लिए चाहिए होता है मॉलिब्डेनम। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। विप्लेस्ट ऑयल ऑफ कॉलीफ्लावर, सब पूछे हुए डिजीज, जितना आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा सब पूछा हुआ है। ठीक है, मॉटल्ड क्लोरोसिस होगा, मार्जिनल क्लोरोसिस किनारे किनारे येलो होगा, में लीड एब्सिशन ऑफ फ्लावर, मतलब फूल गिर जाएंगे, फ्लावर गिर जाएंगे, मैच्योर होने से पहले फ्लावर गिर जाएंगे। बोरॉन, इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ कैल्शियम, बोरॉन की वजह से कैल्शियम का अपटेक ज्यादा होता है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, पॉलन ग्रोथ, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, है ना, ये सब इस पे डिपेंड करते हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। कौन सी डिजीज होती है? हार्ट रूट ऑफ बीट, ब्राउन हार्ट ऑफ टर्निप, डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट एपाइसिस, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, रोसेटिंग ऑफ लीव्स, एक ही जगह पत्तियां इकट्ठा हो जाएंगी गुच्छे जैसी, स्टेम ब्रिटल बल स्टाउट, स्टेम छोटा होगा लेकिन जल्दी टूट जाएगा, ब्रिटल होगा, रिड्यूस फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लावर कम बनेंगे, कॉपर, कई सारे एंजाइम का कंपोनेंट है, आरयूबीपी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, है ना, ये सब रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉजेस डाई बैक ऑफ शूट्स, है ना, जो प्लांट के शूट होंगे वो मर जाएंगे, पहले नेक्रोसिस हो जाएगी इनमें, नेक्रोसिस एट द टिप, देखो लिया है, नेक्रोसिस एट द टिप ऑफ यंग लीव्स एंड देन मार्जिन्स, जिंक, कंपोनेंट ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड, प्लांट हार्मोन में पढ़ेंगे हम लोग, इंडोल एसिटिक एसिड को हम लोग ऑक्सिन भी कहते हैं, तब तक के लिए बता देते हैं, एक्टिवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेजेस एंड प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस, ये सब एंजाइम आपको आएंगे इसमें रेस्पिरेशन में। कॉजेस विप टेल ऑफ मैज, खैरा डिजीज ऑफ राइस, राइस में पूरी ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, सिकल लीफ ऑफ कोका, कोका की लीफ सिकुड़ जाती हैं, सिकल शेप की हो जाती हैं, क्रीसेंट शेप, क्लोरीन का ऐसे ही दिया हुआ है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट है ना, ब्रोंज कलर इन लीव्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई, तो आपको इस पीडीएफ से याद करना, क्लियर? यस पढ़ लोगे? ठीक है, फिर से पढ़ना, और कहीं पे ना समझ में आया तो मेरे से पूछ लें, ये मैं निष्कर जी को अभी शेयर किए दे रहा हूँ, ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन में यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग हेडिंग डाल लो, हेडिंग है हमारी टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, पढ़ना है, आप लोग मुझे बताते नहीं हो कि कहां से स्टार्ट करना है ना, तो हेडिंग डालेंगे, डाल लो, अभी आप लोग डालते नहीं हो फिर बताते नहीं हो नेक्स्ट क्लास में, हमेशा ऐसे करते हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताओगे कहां से स्टार्ट करना है, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, यस तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कोई इनमें से कहीं पे ना समझ में आए कोई पॉइंट तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ये पीडीएफ में अभी शेयर, राइट, चलो बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बेटा, बाय, Thank you, sir.